औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट एनएमडी कैट का थर्ड टॉपिक है, चैप्टर नंबर 13 से। अच्छा बेटे, इस टॉपिक में हम आपको ये बताने लगे हैं कि बायोलॉजिकली जो हमारे पास रेडिएशंस के इफ़ेक्ट्स इंसानों के ऊपर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैदा होते हैं तो वो क्या क्या है। लेकिन बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स मतलब डिजीज़, यहाँ पर आप बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स से मुराद लेंगे जितने भी डिजीज़ पैदा हो सकते हैं, वो हम बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कहते हैं रेडिएशंस की वजह से, अल्फ़ा बीटा या गामा की वजह से। अच्छा मेरे बेटे, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम कुछ यूनिट्स को डिफ़ाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारी किताब में रेडिएशन की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर किया गया है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिएशंस की जो स्ट्रेंथ है उसको हम मेजर करते हैं, या तो हम मेजर करते हैं बैकरल में या हम क्यूरी में मेजर करते हैं। अच्छा याद रखिए, रेडिएशन स्ट्रेंथ जो है आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। आप यूट्यूब में जो मेरे लेक्चर्स इस यूनिट से के हवाले से मौजूद हैं, तो हमने इसको वहाँ पर पढ़ा था एक्टिविटी के नाम से। तो बेटे रेडिएशन स्ट्रेंथ जो है उसके यूनिट जो है वो बैकरल होता है या क्यूरी होता है। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी सोर्स है तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी एक्टिविटी ही को कहते हैं। और अगर फ़र्ज़ कर ले कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है कोई भी न्यूक्लियस, मतलब 1 डिके पर सेकंड, तो हम उसको कहते हैं कि 1 बैकरल है, उसकी एक्टिविटी जो है वो 1 बैकरल है, उसकी रेडिएशन स्ट्रेंथ 1 बैकरल है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, एक्टिविटी के अलावा आप कह सकते हैं डिके रेट। तो 1 बैकरल जो है वो 1 डिसइंटीग्रेशन या 1 डिके पर सेकंड है। लेकिन ये एक छोटा यूनिट है स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन का या एक्टिविटी का या डिके रेट का। तो इसका एक बड़ा यूनिट भी है और वो 1 क्यूरी है। तो 1 क्यूरी जो है वो इज़ इक्वल टू होता है 3.7 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मैं कभी डिके लिखूंगा कभी डिसइंटीग्रेशन ताकि आपको ये याद रहे। तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने अभी बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को पढ़ने से पहले रेडिएशन की स्ट्रेंथ का जो है यूनिट निकाला है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम आपको ये पढ़ाने लगे हैं कि एक मेडिकल डॉक्टर के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर उसके पास कोई भी पेशेंट आ जाता है XYZ, लेट्स सपोज हमारे पास ये 2 पेशेंट हैं, पेशेंट X है और लेट्स सपोज हमारे पास एक और पेशेंट है और वो पेशेंट Y है। अब बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि एक डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि ये जो दोनों पेशेंट उसके पास आए हैं इनके ऊपर डोज एब्जॉर्ब कितनी हुई है रेडिएशन की, और एक और इक्वलेंट डोज कितनी हुई है। तो 2 चीज़ें एक डॉक्टर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर उसके पास कोई पेशेंट आया है तो उस पे जो रेडिएशन की डोज है वो कितनी है और वाई पर कितनी है। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले हम डोज के बारे में बयान करते हैं। ये डोज क्या होता है? ये डोज बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि ये एक्स पेशेंट या ये वाई पेशेंट जो एब्जॉर्ब करेगा। तो याद रख लीजिएगा, हम ये कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब पर किलोग्राम। याद रखिएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब पर किलोग्राम ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी आपके पास इंसान है, जानवर है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो उसने पर किलोग्राम कितना एनर्जी एब्जॉर्ब की है। याद रखिएगा, डोज जो होता है उसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं और इसको हम एनर्जी ओवर मैस से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि ये एक शख्स है, ये 70 किलोग्राम का है और ये 100 किलोग्राम का है। ये पेशेंट है 2। अब इसने हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि इसने 240 जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, क्योंकि जब ये अल्फ़ा बीटा या गैमा
किसी टिश्यू में, किसी सेल में या किसी ऑर्गन में एब्जॉर्ब होगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वहाँ पर। और लेट्स सपोज इसने 240 कर लिया है और हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसने 500 जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि एक एज अ मेडिकल डॉक्टर हमने ये देखना है कि इस पर कितना डोज है। अगर हम x के लिए निकालें ऊपर वाली एग्जांपल में, तो dx जो है वो 240 जॉल डिवाइडेड बाय 70 किलोग्राम है। अब अगर हम गौर करें तो ये तकरीबन हमारे पास बनता है, फ़र्ज़ कर लें कि ये कैलकुलेशन की सेक के लिए हम इसको 140 ले लेते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, वरना वो डेसिमल में आएगा। उससे भी कर सकते थे, हमने अभी जो है एनर्जी को 140 कर दिया है, 70 और ये 2, तो हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम जो इस बंदे का या पेशेंट का है उस पर 2 जॉल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई है। तो हम कहते हैं 2 जॉल पर 1 किलोग्राम एब्जॉर्ब एनर्जी है। ये हमने जो है डोज निकाली है जो कि पेशेंट एक्स पर लगी है। अब आइए हम देखते हैं कि एक और पेशेंट डॉक्टर के पास आया है और उसके जो एब्जॉर्ब डोज है वो 500 जॉल है और उसका मैस 100 किलोग्राम है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वाई की एब्जॉर्ब डोज। अगर आप गौर करें तो वाई वाले ने जो है वो एब्जॉर्ब किया है कितना, 500 जॉल का एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और ये 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 जॉल पर किलोग्राम। तो हम ये कहेंगे कि बुनियादी तौर पर इसने 1 किलोग्राम जो है वो 5 जॉल, इसकी बॉडी का जो 1 किलोग्राम है वो 5 जॉल के करीब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, याद रखें कि जो तीसरा अहम पॉइंट है वो है डोज का यूनिट। तो याद रखें यूनिट ऑफ डोज। बेटे यूनिट डोज का जो होता है, आपको पता है कि फ़िज़िक्स में हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, ज़्यादातर क्वांटिटीज़ का होता है, चंद एक का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए एज अ डॉक्टर कि इस बंदे की डोज को हम कैसे बयान करेंगे। तो याद रखें SI यूनिट जो है डोज का, वो पेशेंट के लिए हम जो मेजर कर रहे हैं कि उसने कितनी एब्जॉर्ब डोज की है वो है ग्रे, इज़ ग्रे। अच्छा, याद रखें जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से, कि 1 ग्रे बराबर होगा 1 जॉल पर किलोग्राम। याद रखिएगा 1 जॉल पर 1 किलोग्राम। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया है। तो यहाँ से आपसे डोज पूछी जा सकती है, कितने ग्रे डोज है, 100 ग्रे है, 200 ग्रे है, 1 ग्रे है। तो आप जितनी एनर्जी दी हो उसको उसके टोटल मैस से डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो है हमारे पास एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रे के अलावा एक और यूनिट है जो कि इसका एक स्मॉल यूनिट है। और याद रखिएगा जो यूनिट हमारे पास है, अनदर यूनिट ऑफ डोज, एन अदर यूनिट ऑफ डोज, वो बेटे क्या है, वो बेसिकली हमारे पास RAD है। याद रखिएगा अनदर यूनिट ऑफ डोज, ये पॉइंट नंबर 4 समझ लें, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज है और ये 0.01 ग्रे है। अगर आपको मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपके मैथ थोड़ा सा वीक होता है, तो आप यूँ समझ लें 1 रेड जो है वो बेसिकली 1/100 ग्रे के बराबर है, 1/100 ग्रे के बराबर है। अब यहाँ पर हमने दो बातें कर ली हैं। एक तो हमने डोज का यूनिट देख लिया है कि डोज का यूनिट ग्रे होता है, SI यूनिट, और दूसरा डोज का जो दूसरा यूनिट है, मतलब आप यूँ समझ लें एक छोटा यूनिट है, वो बेसिकली रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज है। अब आइए हम एक और अहम बात करें, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि लाजमी नहीं होता कि डोज जो है एक पेशेंट के ऊपर जो है सेम लगी हो तो उसके इफ़ेक्ट्स भी या उसकी बीमारियां भी सेम हो। अब ये इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाते हैं। हम कहते हैं कि डोज
के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि जो इसका बायोलॉजिकल अफेक्टिवनेस है, रिलेटिव बायोलॉजिकल अफेक्टिवनेस किसी भी अल्फ़ा की या बीटा की या एक्सरे की या न्यूट्रॉन की या गैमा रे की, वो कितनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डोज़ बराबर होती है लेकिन एक पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होता है और एक जो है वो कम बीमार होता है। ये फिर से सुने, मैंने क्या कहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास एक्स पेशेंट आ गया है और वाई पेशेंट आ गया है, दोनों की डोज़ बराबर है। डोज़ीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेडिकल ऑफिसर्स या डॉक्टर्स जो है इसको मेजर कर सकते हैं कितनी डोज़ है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात पैदा हुई कि दोनों शख्स एक्स और वाई फ़र्ज़ कर लें या जी हमारे पास आते हैं और उनकी डोज़ हमारे पास कितनी है। अगर फ़र्ज़ कर ले कि हमारे पास एक पेशेंट आ गया और इसका नाम हमने रख देते हैं, फ़र्ज़ कर ले हम इसका नाम अहमद रख देते हैं और दूसरे का नाम हम रख देते हैं लेट्स सपोज अली रख देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अहमद एक्स और वाई, ये लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता ये किसी ऐसे इलाके से आए हैं जहाँ पर कोई एटमी रिएक्टर जो है फट गया है या फिर कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी जो है वो टेक्स प्लेस हो रही है या एटॉमिक वार हिरोशिमा या नागासाकी के कोई दो रेजिडेंस है। तो अब फ़र्ज़ कर ले कि हम कह देते हैं कि इसके ऊपर भी 1 किलोग्राम पर 1 जॉल पर 1 किलोग्राम एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। फ़र्ज़ कर ले हम कहते हैं कि इसके ऊपर 1 जॉल पर 1 किलोग्राम मतलब 1 ग्रे जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आप देख लो कि अगर इसके ऊपर जो हमारे पास पेशेंट है इसके ऊपर 1 ग्रे का जो है क्या लगा है डोज लगा है और इसके ऊपर भी 1 ग्रे का ही लगा है 1 जॉल पर 1 किलोग्राम, एक्स के ऊपर भी और वाई के ऊपर भी 1 ग्रे लगा है। लेकिन बाज़ ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक बहुत ज़्यादा बीमार हो और एक बहुत कम बीमार हो। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं जी ये हमारा एक्स पेशेंट ज़्यादा बीमार है और एक्स ज़्यादा बीमार हो गया है बनिस्बत वाई के। अब एक्स की जो बीमारी है वो बीमार हो गया है वाई से ज़्यादा, डिज़ीज़ इसको ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखनी है कि इक्विवेलेंट डोज ये फ़ैसला करेगी कि कौन सा पेशेंट जो है बायोलॉजिकली ज़्यादा जो है अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट निकालते हैं जिसका नाम होता है इक्विवेलेंट डोज। याद रखिएगा इक्विवेलेंट डोज क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये मेडिकल डॉक्टर्स को पता होता है कि इसका इक्विवेलेंट डोज कितना है। ये देखें बेटे, इक्विवेलेंट डोज होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ डोज एंड RBE रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी पंजाब की बुक में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी गई है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल याद रखिएगा वो उनका जो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस होता है RBE वो 20 टाइम्स ज़्यादा होता है एक्स रेस की निस्बत। ये बात यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट डोज को समझाएगी। याद रखिएगा इसका मतलब है कि 20 टाइम्स एक्स रेज जो है से ज़्यादा अफेक्टिव है अल्फ़ा पार्टिकल का रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक बात देखें कि अब हम इसी बात को यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि हमारे पास दो पेशेंट आए थे एक्स और वाई। अब फर्ज कर लेते हैं 1 ग्रे, इसके ऊपर भी 1 ग्रे अप्लाई हुआ है 1 ग्रे और इसके ऊपर भी 1 ग्रे का डोज अप्लाई हुआ है। अब जब ये पेशेंट के पास आएगा तो यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि एक्स बीमार है, तो ये एक्स अहमद है, इसके ऊपर अल्फ़ा की रेडिएशंस इसकी बॉडी पर पड़ी है, अल्फ़ा या अल्फ़ा से निकलने वाली रेडिएशंस, और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि एक्स रेज इसकी बॉडी पर पड़ी है। अब देखिए अल्फ़ा का हमने जैसे कि बयान किया कि 20 गुना ज़्यादा है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस,
मतलब इस रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि ये किसी दूसरे के रिलेटिव कितना बायोलॉजिकली ज़्यादा डैमेज कर रहा है, बायोलॉजिकली इफेक्टिव है। तो हम देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू चूँकि 20 गुना ज़्यादा है अली पर पड़ने वाली, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये 20 गुना ज़्यादा शिकार होगा बीमारियों का बनिस्बत वाई के, अली के। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। अच्छा याद रखिएगा, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस एक क्वालिटी फैक्टर है, ये बात याद रखिएगा। ये क्वालिटेटिवली हमें बताता है कि कितना ज़्यादा डैमेजिंग है टू द पेशेंट। अच्छा बेटे, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर इक्विवेलेंट डोज की, तो इक्विवेलेंट डोज की बात करते हुए हमें इसका यूनिट भी बताना पड़ेगा। और आप याद रखें कि इसका जो यूनिट है वो बेसिकली यूनिट हम या तो हम इसका यूनिट साइवर्ट लिखते हैं, साइवर्ट SIEVERT, साइवर्ट ये इसका यूनिट है और इसको हम SV से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा यहाँ पर हम ये देखें इस फार्मूले में कि यहाँ पर ये फार्मूला हमने लिखा था इक्विवेलेंट डोज का फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ डोज एंड RBE। चले हम नीचे लिखते हैं। असल में इक्विवेलेंट डोज को हम ED के नीचे E और हम लिखते हैं RBE मल्टीप्लाइड बाय D। अब याद रखिएगा 1 साइवर्ट बराबर है RBE इनटू डोज। अच्छा ऊपर वाली मिसाल आप इधर अप्लाई करें जो मैंने एक सपोज एग्जांपल ली है कि दोनों जो पेशेंट है, जो हमारे ये वाले पेशेंट है अहमद और अली, इनकी वैल्यू 1 ग्रे ही है, लेकिन अगर हम देखें तो अहमद पर चूँकि अल्फ़ा गिरा है, अल्फ़ा पार्टिकल, तो ये रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस 220 है। तो हम कहेंगे इनकी दोनों की डोज जो है वो तो बेसिकली क्या है, डोज हमारे पास 1 ग्रे ही है दोनों की, लेकिन जो इक्विवेलेंट डोज है वो डिफरेंट है, क्योंकि अब इक्विवेलेंट डोज जो है वो आती है हमेशा रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस के बाद। तो ये हम कहेंगे 20 साइवर्ट है। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में हमें रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस दे दे और डोज दे दे और एग्जाम्पल दे दे, तो हम RBE को डोज से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट डोज निकालेंगे। अच्छा इक्विवेलेंट डोज का एक तो मैंने आपको यूनिट बताया, SI यूनिट साइवर्ट बताया है, लेकिन इसका भी एक और यूनिट होता है और वो REM है जो कि 0.01 साइवर्ट है। तो याद रखिएगा REM जो है बेसिकली ये अनदर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज है, नॉट SI यूनिट। SI यूनिट तो साइवर्ट ही है, लेकिन रेम भी इसका एक स्मॉल यूनिट है और वो 0.01 साइवर्ट है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अब हम कुछ अभी तक तो हमने एक, अगर आप गौर करें तो फिज़िक्स की बात भी किया है ज़्यादातर, लेकिन आइए हम बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो इसमें पैदा होते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, अब हम मेन हेडिंग की तरफ आते हैं कि बायोलॉजिकली क्या हो सकता है। याद रखें बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में मैं आपको बताना चलूँ कि हम इसको आमतौर पे 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा हम ये कहते हैं कि लो लेवल जो हमारे मैस है उसके ऊपर जो रेडिएशन पड़ी है, हमने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, लो लेवल रेडिएशन और हाई लेवल रेडिएशन। अब बेटे लो लेवल रेडिएशन क्या करती है, जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट के या मैस के या इंसान के XY पेशेंट के ऊपर गिरती है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियां पैदा हो सकती है। उसको वो गंजा हो सकता है, हेयर लॉस उसमें पैदा हो सकता है और उसमें स्टिफनेस ऑफ लंग्स भी हो सकता है। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि लो लेवल, ये लंग्स, इसमें जो है सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि स्टिफनेस ऑफ लंग्स के अलावा और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पर अल्सरेशन, किसी भी किस्म का अल्सर पैदा हो सकता है। अल्सरेशन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अल्सर की बीमारी कैसे होगी, तो लो लेवल रेडिएशन। लो लेवल रेडिएशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है जिनकी अमाउंट ज़रा कम होगी, लो होगी। और इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स की तादाद भी कम हो सकती है, एक पूरा पैटर्न पैदा हो जाता है। याद रखिएगा लो लेवल रेडिएशन में एक सिकनेस पैटर्न
क्रिएट होता है जिसमें वॉमिटिंग भी आती है और ये तमाम चीज़ें जो है इसके साथ साथ शुरू होने लग जाती है। फीवर है और उसके साथ साथ वॉमिटिंग है, डायरिया वगैरह है। तो याद रखिएगा हैज़ा भी हो जाता है, डायरिया और सिकनेस, जो हम इसको कहते हैं ये रेडिएशन सिकनेस हो गई है। मसलन अगर एक बंदा आप डॉक्टर के पास आता है और आप समझते हैं कि उसके बाल भी उतर रहे हैं और उसको अल्सर भी है और उसको वॉमिटिंग भी आ रही है, तो ये मुख्तलिफ़ बीमारियों का एक मजमुआ हो जाता है और हम डायरिया भी है, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक रेडिएशन सिकनेस का शिकार हो चुका है। अच्छा, अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि हमारे पास ना सिर्फ लो लेवल रेडिएशन है बल्कि हमारे पास हाई लेवल रेडिएशन है। हाई लेवल रेडिएशन काफ़ी ख़तरनाक होती है और ये जो है हमें शिकार कर सकती है किस चीज़ का, ये हमें शिकार कर सकती है कैंसर का, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, और ये बड़े डिकेड्स के बाद भी रुनमा हो सकती है दूसरी नस्लों के अंदर। हाई लेवल रेडिएशंस में ख़ास तौर पे कैंसर बहुत बड़ा एक मेजर काज होता है इंसान की डेथ का, और इसमें कैंसर के अलावा जो है दूसरी एबनॉर्मेलिटीज़ भी पैदा हो सकती है, क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो सकती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज़ ये तभी होता है जब इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशंस पड़ती है, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में लोगों के ऊपर, या रशिया में चेरनोबिल वायरस का एक हादसा हुआ था। तो इन दोनों में जो है हाई लेवल रेडिएशंस का सामना करना पड़ा था और लोग 28 दिन के अंदर अंदर काफ़ी लोग मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। तो याद रखिएगा ये एबनॉर्मेलिटीज़ जनरेशन्स में आ सकती है और इनको ल्यूकीमिया भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है। अगर आपसे पूछे ल्यूकीमिया, एनीमिया, तो ये आपने याद रखना है ये बीमारियां हैं बायो में। आप इसको मज़ीद बायो के टीचर से कंसल्ट कर लें। ल्यूकीमिया, एनीमिया, ये इस तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपने एनएमडी कैट के लिए बस याद रखनी है, और उसमें से एक बात यह है कि कुछ हमारे ऊपर सेफ डोजेज़ है जो कि आपने याद रखना है कि बेटे अगर इंसान के ऊपर हम देखें, ये ह्यूमन बीइंग्स है, आप सब के ऊपर रेडिएशंस पड़ रही है, मेरे ऊपर, सब के ऊपर, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, रेडिएशंस का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी रेडिएशंस को हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। कभी आपसे एग्जाम में पूछ लीजिए बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती है, तो आप याद रखिए बैकग्राउंड रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिन रेडिएशंस का इंसानों को सामना करना पड़ता ही है और इनके सोर्सेज करीब नहीं होते। याद रखिएगा बैकग्राउंड रेडिएशन के सोर्सेज बहुत दूर होते हैं। बाज़ का ये दूर दराज किसी यूनिवर्स में दूर दराज कोई रिएक्शन हुआ है, वहाँ से ज़मीन में कोई पार्टिकल दाखिल हो गए हैं, तो हम कहेंगे कि ये बैकग्राउंड रेडिएशंस है। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती है? वो रेडिएशन जिनके सोर्सेज करीब नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेशावर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, कहीं पर भी है, तो लाहौर में है, तो आपको इन रेडिएशंस का सामना करना पड़ सकता है। और ये करता लेकिन ये रेडिएशन इतनी ख़तरनाक नहीं होती अगर इनकी जो वैल्यू है वो 2 मिलीसाइवर्ट, जो इनकी, याद रखिएगा यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ 2 मिलीसाइवर्ट, तो ये डोज का यूनिट नहीं है, ये बेसिकली इक्वलेंट डोज का है। तो पर ईयर हमें इनका सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने एक और बात याद रखनी है कि कुछ सेफ वैल्यूज़ हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहा है, कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री में या इधर उधर काम कर रहा है, तो अगर उसको 1 मिलीसाइवर्ट की इक्वलेंट डोज जो है उसके ऊपर पड़ रही हो पर वीक, तो हम ये समझते हैं कि ये नॉर्मल है। ये भी आपने बात याद रखनी है। और एक और बात याद रखें, इसमें टोटल 3 बातें हैं। 3 साइवर्ट की जो इक्वलेंट डोज है वो आपकी स्किन को बर्न कर सकती है, स्किन बर्न हो सकता है ये। तो आज कल मैंने इसलिए लेक्चर अपलोड नहीं किया, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आज मैंने फिर भी एक लेक्चर अपलोड किया है। इंशाल्लाह मैं एनएमडी कैट को जल्द से जल्द इस चैनल पर पूरी तरह अपलोड करने लगा हूँ। तो हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। अब आपने पहले लेक्चर ले लिया, उसके बाद ये सारा लेक्चर समराइज वे में याद करना है। तो हमने कहा स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन के यूनिट क्या है, बैकरल है, क्यूरी है। और फिर हमने कहा कि
जो डोज होता है कि कोई भी पेशेंट है उसके अल्फ़ा बीटा गैमा उसने एब्ज़ॉर्ब किया है तो वो कितनी एनर्जी उसने एब्ज़ॉर्ब की है डिवाइडेड बाय मैस। अच्छा, फिर हमने इसके बाद यूनिट ऑफ डोज की बात की है। हमने कहा कि यूनिट ऑफ डोज 1 ग्रे होता है और ये एसआई यूनिट होता है। बेटे एक और बात याद रखिएगा, इसका एक छोटा यूनिट होता है रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज और 0.01 ग्रे। तो आप याद रखेंगे कि ग्रे भी डोज का यूनिट है और रेड भी डोज का यूनिट है। फिर हमने बात की क्योंकि डोज अगर बराबर हो भी जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि अगर अली की और अहमद के ऊपर डोज बराबर है, लेकिन हो सकता है कि अहमद ज़्यादा बीमार हो, अली कम बीमार हो, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर होता है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। तो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस हमें ये बताता है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा बीमार होगा शख्स, क्योंकि बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है बाज़ का अल्फ़ा या बीटा या गैमा का ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरे के, अल्फ़ा का जैसे एक्सरे से ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस तो हमने बात की है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि कौन से ऑर्गन पर आपकी डोज पड़ रही है। बाज़ का तो होता है कि एक ही डोज जो होती है वो अगर हमारे किडनी को ज़्यादा डैमेज कर रही है तो हो सकता है कि वो आइस को कम डैमेज करे, या आइस को ज़्यादा डैमेज कर रही है, जैसे कि न्यूट्रॉन जो है वो मोर डैमेजिंग टू आई है। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। बाकी इक्वल डोज का यूनिट जो है साइवर्ट है और या फिर रेब है। और फिर ये हमने लो लेवल रेडिएशंस की बात की, ल्यूकीमिया, एनीमिया, और ये सॉरी हाई लेवल रेडिएशंस में ये वाली बीमारियां पैदा होती है और क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होती है। और जो लो लेवल रेडिएशन है उसमें ये हेयर लॉस और ये सारी चीज़ें और डायरिया वगैरह, स्टिफनेस ऑफ लंग्स, अल्सरेशन वगैरह पैदा होता है। बैकग्राउंड रेडिएशन जो है वो रेडिएशन होती है जिनका सामना हर इंसान को करना पड़ता है। और ये जो रेडिएशन होती है इनके सोर्स बहुत दूर होते हैं, या तो कायनात में दूर दराज कहीं पे सितारों में, या उससे भी दूर कहीं पे रिएक्शन होता है, उधर से रेडिएशन आती है, या ज़मीन के क्रस्ट के अंदर से आती है। बाज़ औक़ात MCQs ये भी पूछा जा सकता है कि बैकग्राउंड रेडिएशन का सोर्स करीब होता है, बहुत दूर होता है। तो आप कहेंगे या तो ज़मीन से बहुत दूर होता है या ज़मीन के बहुत अंदर होता है, क्रस्ट की सूरत में होता है। और ये कुछ जो है याद रखिएगा 1 मिली साइवर्ट पर वीक हर इंसान के ऊपर बैकग्राउंड रेडिएशन पड़ रही होती है। और सॉरी 1 मिली साइवर्ट जो है वो किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करने वाले शख्स के लिए जो है इक्वलेंट डोज है। और 2 मिली साइवर्ट पर ईयर जो है वो मेरे बेटे बैकग्राउंड रेडिएशन की सूरत में हर इंसान पर पड़ती रहती है। और याद रखिएगा ये 3 साइवर्ट जो है स्किन बंद करती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। एंड जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी MCQ हो तो आप नीचे कमेंट में लिखें MCQ, या कोई बात पूछनी हो, कोई ट्रिक पूछना, तो हम इसको बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।